सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ और इसके साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन। सभी एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है दोस्तों। 25-26 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में ये काम आने वाला है। और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो आप इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो आइए सेशन का शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है 42, 45, 50 या 52। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब यह संख्या 52 हो गई है। देखिए मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन इसमें अब 52 विषय हैं। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद राज्य सूची के कुछ विषयों को किसमें लाया गया? समवर्ती सूची में लाया गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, वे थे वीपी सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? 286, 324, 356 या 382? यूपी पीसीएस 2010 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है और यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 या 334 से 153? देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, और किस भाग में है? भाग 17 में है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 17
ठीक है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए अगला कर लीजिए। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची? देखिए यहाँ पर हम सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, आंसर कीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची में दिए गए हैं। देखिए छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन में पांचवी अनुसूची, चौथी अनुसूची और सातवीं अनुसूची दिया गया था। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। चौथी अनुसूची में क्या है? यह राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। और सातवीं अनुसूची एक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें कितनी सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा अवशिष्ट विषय का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से? बिल्कुल नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से? ये भी ऑप्शन गलत है। कुछ राज्यों के भूमि सुधार से? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वायत्तता शासन से? बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। मुख्य रूप से राज्यों में कृषि भूमि सुधारों को सक्षम बनाने और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को सक्षम करने के लिए बनाया गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के एकाधिकार से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया था। साथ ही कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से दूर रखा गया था। ठीक है, दूर रखा गया था। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, चलिए अगला कर लीजिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पहले कितनी थी? 60 थी। अब कितनी कर दी गई है? 62। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसमें संविधान के अनुच्छेद 316(2) में बदलाव किया गया था। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 338(b) के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी
एनसीबीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से एनएसबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है और क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं आगे कार्य करने के लिए। देखिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जती या फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तीसरे आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, है ना। चलिए ठीक है, तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में की गई थी। किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्हीं की सलाह पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, इस बात को भी आप याद रखिएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया था। नेक्स्ट कर लीजिए। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1920, 1926, 1933 या 1936? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिल गया था। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार किस प्रेसिडेंसी में मिला था? मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला था। कब मिला था? तो 1926 में, जब ब्रिटिश सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन की अनुमति दी, जिससे महिलाओं को विधायी सदस्य बनने का अधिकार मिल गया। 1927 में, याद रखिएगा, मथुराबाई रेड्डी ब्रिटिश प्रांतों की पहली महिला विधायक बनी थी। 1929 में बिहार और उड़ीसा में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला। 1947 में भारत को अपना संविधान मिलने के बाद सार्वभौमिक मताधिकार की धारणा स्थापित हो गई। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट में बताइए और लाइक वीडियो को करते चलिए। चलिए अगला कर लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या मुख्यमंत्री को? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि राज्यपाल की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर सारी बातें हमने क्लियर कर दी। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए कब गठित किया गया था? 1983 में। और यह आयोग जो है रणजीत सिंह सरकारिया यानी RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसने रिपोर्ट 1987 में दिया था। अगला कर लीजिए दोस्तों। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त
निम्नलिखित में किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो इन सभी रेट को जारी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए, सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रेट जारी करते हैं। इससे पहला है हैबियस कॉर्पस। इसमें अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समय पेश करने का आदेश है। ठीक है। मैंडामस यानी परमादेश, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी अधिकारी या निचली अदालत को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है। प्रतिषेध में क्या होता है? या किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को ऐसे मामले पर सुनवाई करने से रोकता है जिसके लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है। उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी की बात हो रही है, किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण पर द्वारा पारित किसी फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है, खासकर जब उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। ठीक है। अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो, या एक व्यक्ति को यह साबित करने के लिए चुनौती देती है कि वह जिस सार्वजनिक पद पर बैठा है उसे धारण करने का उसे कानूनी अधिकार है या नहीं। ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें बिल्कुल आता है, ग्राम उद्योग बिल्कुल आता है, कृषि उत्पादन आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। देखिए, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। ठीक है। सड़कें, ग्राम उद्योग और कृषि उत्पाद पंचायती राज के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, क्या है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वह शपथ लेता है लेकिन साधारण सदस्य के रूप में शपथ लेता है, यानी विधायक के रूप में शपथ लेता है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए पहले से ही विधानसभा सदस्य के रूप में ली गई शपथ ही प्रभावी होती है। अध्यक्ष पद के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। अगला कर लीजिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों समितियों को यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि सरकार के वित्तीय मामलों के देखरेख में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती है। यहाँ पर प्राक्कलन समिति की बात कर लिया जाए तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वहीं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा नहीं गया है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्षमाएं, न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये संविधान में पहले से ही था, संविधान निर्माण के समय से ही व्याप्त था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन जोड़ा नहीं गया था? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, क्योंकि ये
संविधान में पहले से ही प्रावधान था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके लिए अनुच्छेद 39 जोड़ा गया। ठीक है, 39 में जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके लिए 39(1) अनुच्छेद की व्यवस्था की गई थी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया क्योंकि पहले से ही मूल संविधान में अनुच्छेद 44 में था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके लिए अनुच्छेद 43(a) भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है? देखिए, नए राज्य की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों के निर्माण की बात की गई है। ठीक है, लेकिन यदि बाहरी कोई राज्य क्षेत्र मिलाया जाए तब बाहरी राज्य क्षेत्र मिलाने पर, ठीक है, अनुच्छेद 3 में भी राज्यों को बनाने की बात कही गई है, लेकिन भारत संघ में जो पहले से ही शामिल हो। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ की बात करता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में अधिकार देता है, लेकिन यह उन राज्यों पर लागू होता है जो पहले से ही भारत संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत भी नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, क्योंकि मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में बदलाव करने या उनके नाम में बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। अगला क्या है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार की बात कर लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक करते चलिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।